चलो जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है हमारे पास। इसमें यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक जो चैप्टर है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या की मैनेजमेंट टास्क हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे क्या पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है, वो सब आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके अंदर। और प्रोग्राम लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं आप लोगों के, कंपाइलर, असेंबलर और इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो आज कोशिश करते हैं कि हम लोग इसका की मैनेजमेंट टास्क ख़त्म कर लें और ऑपरेटिंग सिस्टम तक की नॉलेज जो है वो ख़त्म कर लें। बाकी फिर जो रह जाएगा लाइब्रेरी आएगा, कोशिश करते हैं कि इधर ही इसी क्लास में हो जाए, वरना फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ट्रांसलेटर्स के साथ। सही। चलो जी, सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है वो है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम लोगों ने देखना है कि भाई एक छोटा सा सवाल आता है आप लोगों का कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल क्यों होता है। सही है। और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर प्रोग्राम्स टू बी रन विच आर बेनिफिट टू यूजर्स। सही है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर। हर एक चीज़ को देखनी है। लेट मी जस्ट फिक्स दिस लिटिल बिट। हाँ बस सही, बेहतरीन। सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली यूजर्स को हेल्प कर रहा होता है। किन किन चीज़ों में हेल्प कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स जो है वो हम लोगों के लिए एक तरीके से यूजेबल नहीं होता है कि सिर्फ तुम माउस अपने सराहने रख लो या अपने कंप्यूटर पर रख लो, डेस्क पर रख लो, तो कोई काम का नहीं है तुम्हारे लिए। सही, अनटिल और अनलेस कोई उसको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पर्टिकुलर पीसी में मौजूद हो जो कि आप लोगों को एक इंटरफेस प्रोवाइड करे जिसमें आप लोगों की ये जो हार्डवेयर की डिवाइस है वो यूजेबल हो जाती है। सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जो हार्डवेयर है उनको बेसिकली यूजेबल बनाता है, फिर उसके बाद आप लोगों का जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि भाई आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हो। सही है। और उसके बाद आप लोगों के पास एक दैट इट मेक्स हार्डवेयर कह सकते हो। सही है, कोई मसला नहीं इसमें। सही है। एक और चीज़ है जो कि वो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हमारे पास अब दो तरीके के इंटरफेस हैं जो कि आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ओ लेवल्स में बायो ली हुई होती है, तो हम लोग इसको ज़रा डिटेल में करेंगे इंटरफेसेस को भी, ताकि आप लोगों का वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। सही। चलो जी, ये तो बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर ली। हाँ मुझे मालूम है आप लोगों का यूट्यूब पे भी बहुत है। चलो, वाई ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी यूज्ड। नहीं मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, क्या फैसले कैसे चेंज करते हैं, बायो ली और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस। वाह भाई। चलो मसला नहीं, चलता है, टेंशन नहीं। किस्मत किस्मत की बात है। अच्छा भाई, वाई ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी यूज, जल्दी से लिखो इसको अपने पास। Hardware is unusable without an operating system. Acts as an interface and controls communication between user and hardware. इस पॉइंट नंबर 2 को मैं थोड़ा बहुत elaborate करूंगा आगे, तो अभी सिर्फ इसको as it is लिख लो। Acts as an interface and controls communication between user and hardware. Provides software platform. यूजर और हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मतलब अभी इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से लिखो ताकि फिर मैं इंटरफेस की बात करूं। अच्छा जी, हो जाए मोहम्मद तो मुझे बता देना ताकि आगे बढ़े। सर हार्डवेयर कंट्रोलिंग दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाना ऑपरेटिंग सिस्टम काम है, बिल्कुल। सब चीज़ें ही बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो आपका पीसी खाली है एक तरीके से, डेकोरेशन पीस बन जाता है। चलो अब जब हम नेक्स्ट क्लास के मतलब क्लास के एंड में पूछ रहे हैं, ये तो व्हाट्सअप कर दो, ये तो नेक्स्ट क्लास में। चलो बेहतरीन। अब हम लोगों ने देखना है, इंटरफेसेस की बात करनी है कि इंटरफेसेस कौन कौन से हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अब ये ओ लेवल्स के अंदर आप लोग पढ़ते हो इंटरफेसेस के बारे में। यू हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। एक है आप लोगों के पास कमांड लाइन इंटरफेस और एक है आप लोगों के पास जी यू आई विच इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सही, इन दोनों को क्या है, फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है, इन सब की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी देखते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सही है। अभी आप लोग जो क्लासेस ले रहे हो, जो अभी
कोई भी अगर आप लोग लैपटॉप पे कोई अगर क्लास ले रहा है या कोई भी पीसी पे अगर कोई क्लास ले रहा है, कहीं पे भी अगर लैपटॉप पे कंप्यूटर्स पे कहीं पे भी आप क्लास ले रहे हो, तो यू बेसिकली हैव अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही है, आपके पास कौन सी चीज़ मौजूद है? यू हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस चीज़ को कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे देख लो, ये बेसिकली आप लोगों का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और एक दूसरा इंटरफेस होता है विच वाज बेसिकली यूज्ड, बहुत पहले इस्तेमाल होता था, विच इज कमांड लाइन इंटरफेस। सही है, हम लोग जो है इनिशियली जब कंप्यूटर बना था, हम उसको एज अ इंटरटेनमेंट पर्पस हम उसको लेते नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वीडियो देखनी है, लेक्चर्स देखने हैं, मूवीज देखनी है, तो हम लोग की बेसिक जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर पे होती थी वो मैसेज सेंड करना, उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, ये सारे काम थे। तो ये सारे काम आपके कमांड लाइन इंटरफेस से पॉसिबल था। लेकिन अगर हम GUI की बात करें तो GUI जो है और कमांड लाइन इंटरफेस, जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कमांड्स जानते हैं वही सिर्फ इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने कमांड लाइन इंटरफेस को पहले भी देखा हुआ है, और वो है बेसिकली आप लोगों का कमांड प्रॉम्प्ट। सही है, तो ये बेसिकली आपकी कमांड लाइन इंटरफेस है। आप इस पे कोडिंग करते हो, प्रॉपर कोड्स इनके, कोड्स करने के बाद आप उसको एक तरीके से जो भी चीज़ें एक फोल्डर के अंदर जाना है तो आपको डर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें CD करना पड़ेगा। हर अलग अलग फोल्डर्स में डायरेक्टरी बेसिकली क्या होती है कि जैसे डेस्कटॉप है, फिर डेस्कटॉप के अंदर कुछ और फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर और फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर और फोल्डर्स हैं। तो आपको CD करके खोलते जाते हो, फिर एट द एंड जो भी प्रोग्राम है उसको फिर रन करने के लिए .exe करके रन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका कहलाती है कमांड लाइन इंटरफेस। इसके अंदर कोई पॉइंटर से ताल्लुक नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमांड्स हैं जो कि मैं टाइप करता हूँ, दैट्स इट। तो इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। सही है, वापस आते हैं। चलो अब ज़रा पढ़ते हैं इनको ना। कमांड लाइन इंटरफेस की पहले बात करूँ मैं। यूजर टाइप्स एन इंस्ट्रक्शन टू ओपन और लॉन्च अ प्रोग्राम। हम लोग इंस्ट्रक्शंस को टाइप करते हैं। यूजर इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर सिस्टम। यूजुअली अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड टू बी टाइप्ड इन टू ओपन और लॉन्च अ प्रोग्राम। सो ये कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हमें लिखनी पड़ती हैं जिसकी मदद से हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन कर पाते हैं। यहाँ तक लिखो जल्दी से। यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ तक लिख लो कमांड लाइन इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर को देख लेते हैं। यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर। हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम से बाय यूजिंग आइकन्स। आइकन्स को इस्तेमाल करके, जो ये ऐप्स के आप लोगों के आइकन्स होते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करके इंटरेक्ट करते हैं। यूजर डज नॉट नीड टू नो वेयर एप्लीकेशन रिजाइड्स विद इन कंप्यूटर। अच्छा, अगर कोई मेरी चीज़ एक डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, बेसिकली अगर मेरा आइकन एक गूगल क्रोम का डेस्कटॉप या टास्क बार के अंदर मौजूद है, सपोज कर लेते हैं, तो वो बेसिकली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इस चीज़ को समझो, वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका जो बेसिक प्रोग्राम स्टोर हुआ होगा वो किसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जाके स्टोर हुआ होगा, तो वो हम लोग को मालूम होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का सिर्फ मतलब किस चीज़ से, आइकन से। हम लोग आइकन पे क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। User does not need to know where application resides within computer. User launches application by the user pointer. अब इसके अंदर pointer का concept है which is basically my mouse. सही। Windows is the example of GUI। जो हम लोग Windows इस्तेमाल करते हैं वो basically example है GUI की, graphical user interface की। यहाँ तक लिखो पहले। जाहिर सी बात है अब्दुल मनाम, जाहिर सी बात है। इसको पहले लिखो, हो जाए तो मुझे जल्दी से चैट पे जवाब दो। अच्छा जी, CLI हो गया, GUI हो गया, कमांड लाइन इंटरफेस, एंड वी हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दो इंटरफेसेस हैं जो कि आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके सवाल आते हैं आप लोगों के। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये वही आप लोगों का मेमोराइजेशन का चैप्टर है। इसमें आप लोगों की स्किल्स, ये प्रैक्टिस आपकी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसके अंदर बेसिकली आप लोगों की नॉलेज इन्वॉल्व होती है। अब नॉलेज आप लोग दो तरीके से ले सकते हो, या तो इसको रट्टा मार लो, सिंपल इज दैट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि बस इसको कॉन्सेप्चुअली समझो, समझने के बाद अपनी वर्डिंग के अंदर लिखो, वो जो कि ज़्यादा बेहतर रहता है। सही, मार्क्स आपको दोनों में मिलने हैं, और रट्टे में आपको ज़्यादा फुल मार्क्स मिलने हैं क्योंकि आप एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ लिख कर आ रहे हो। लेकिन एट द एंड आप लोग पे प्रेशर बिल्डअप होगा फालतू में, क्योंकि सिर्फ इसमें अगर गौर से देखो तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है याद करने का। सिर्फ ये चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कम्युनिकेशन का चैप्टर है, ये है, और
थियोरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो बेहतर ये रहता है कि इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। सही है। कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा, उसको याद करने के बजाय उसको समझ लो, ताकि वो याद करना आसान हो जाए। चलो अब इसके अंदर हम लोग करने जा रहे हैं की मैनेजमेंट टास्क कैरीड आउट बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सही। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कौन से की मैनेजमेंट टास्क करता है? आप लोगों के सिलेबस में कुछ पर्टिकुलर टास्क हैं जो कि हम लोगों ने स्टडी करने हैं, तो हम उनको ज़रा देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने स्टडी करनी है, इट इज़ बेसिकली योर मेमोरी मैनेजमेंट। सही है। अच्छा, यही चैप्टर जो है ना, ये आप लोगों का A2 में पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। अभी हम लोग सिर्फ इसके मैक्सिमम अराउंड 5 to 6 मार्क्स के पॉइंट्स लिखेंगे, दैट्स इट। लेकिन इनको फिर पूरा डिटेल में अलग अलग सेक्शन है जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट फिक्स दैट। इसको हटा देते हैं, दैट वर्क्स। चलो, पहला की मैनेजमेंट टास्क जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा स्पीड तेज रखना लिखने वाली। चलो, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, इसको पहले रीड करो, फिर सब चीज़ें समझते हैं इसकी, कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बेसिक हैं। देखो, एक चीज़ और है कि जब मैं इनको पढ़ता हूँ ना, तो ये इवन कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जो बच्चे A2 पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पे कुछ हैं जो A2 पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बच्चों वाली चीज़ें लग रही होंगी, मतलब कुछ नॉर्मल सी चीज़ होगी। लेकिन मुझे ये कंसिडर करके पढ़ाना है कि आप लोग जो हैं वो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इसको। सही। तो हम इसीलिए हर एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑल दो जो कि A2 वाले हैं, या जिनका ये वाला चैप्टर जो हो चुका है आप लोगों का, आप लोगों को ये आसान लगेगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बेसिक से ही करेंगे। सही है। मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोसेसेस। बात करते हैं, सब पहले लिख लो। इंश्योर फेयर यूजेज ऑफ मेमोरी, ऑर्गेनाइज मेमोरी बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। सही है। कीप्स प्रोसेसेस सेपरेट टू रिलीज मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस स्टॉप्स। सही है। ये पॉइंट्स है मेमोरी मैनेजमेंट के, अगर इनको याद कर लो सेम टू सेम मार्क्स मिल जाने। लेकिन इसको अब समझते हैं। देखो, हर एक प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग एक पर्टिकुलर मेमोरी असाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं मेमोरी। और हम लोगों को ये नहीं कि भाई हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरी मेमोरी कंजम्पशन दे दी। जैसे रैम की अगर हम बात करें, रैम भी बेसिकली आप लोग की मेमोरी होती है। हम सपोज करो कि मेरे पास दो प्रोसेस थे। एक मेरा था, भाई मेरा गेम चल रहा है जो कि अराउंड 5 GB रैम मेरा कंज्यूम कर रहा है, और मेरे पास वन नोट है जो कि अराउंड 2 GB रैम कंज्यूम कर रहा है। सही है। तो अब मुझे इसकी फेयर यूसेज को मेंटेन रखना है कि भाई मैं किस पर्टिकुलर टास्क को, किस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितनी पर्टिकुलर मेमोरी देता हूँ अपने रैम के अंदर। सही है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का थोड़ा बहुत रैम से रिलेटेड है। तो हम लोग इसमें जो थोड़ी बहुत रैम के हवाले से ही बात करेंगे, कि आप लोग जो रैम है हम उसको असाइन करते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस पे। जैसे प्रोसेस 1 है वो अभी रैम के अंदर मौजूद है। आप सपोज करो कि रैम की स्पेस फिल हो चुकी है आप लोग की, तो हम उस प्रोसेस 1 को बाहर निकालेंगे, फिर कोई और प्रोसेस आएगा, फिर उसको बाहर निकालेंगे, फिर कोई और प्रोसेस आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो स्विचिंग चल रही होती है बिटवीन योर सेकेंडरी मेमोरी एंड बिटवीन योर मेन मेमोरी। सही है। फेयर यूजेज ऑफ मेमोरी मतलब आप लोग जो हैं हर प्रोसेस को उसके मुताबिक हम लोग रैम को असाइन करते हैं। सही है। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सारा रैम दे दिया ताकि वो सही से प्रोसेस करता रहे, बाकी जो है वो एक तरीके से फारिग बैठे हुए हैं। ऑर्गेनाइज मेमोरी बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्चुअल मशीन। देखो, एक चीज़ दिमाग में रखो, जब तक आपका कोई पर्टिकुलर प्रोसेस रैम के अंदर नहीं जाएगा, दैट मीन्स कि वो एग्जीक्यूशन उसकी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो एग्जीक्यूशन के लिए, सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए आपका जो भी डाटा है, आपका जो भी प्रोसेस है, वो आपके रैम में होना ज़रूरी है। सही है। कीप्स प्रोसेस सेपरेट, हर प्रोसेस को सेपरेट रखता है। टू रिलीज मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस स्टॉप्स, जैसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हम उस मेमोरी को रिलीज कर देंगे। मतलब एक तरीके से आपका वो डाटा जो रैम में मौजूद था उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, और उसमें कोई और रैम, कोई और प्रोसेस जो है वो इजीली आ सकता है। अच्छा, अब एक पॉइंट जो है वो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, विच इज ऑर्गेनाइज मेमोरी बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। सही है। अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में A2 के अंदर। लेकिन हम लोग मतलब इसको प्रॉपर लिखना पड़ता है। सिर्फ ES की जहाँ तक बात है, इसको समझ लेते हैं हम लोग कि होते क्या है, फिर बाद में इसमें और डिटेल बात करेंगे, और थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं इसकी लिखने वाली वो सब अभी हम नहीं कर रहे। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। अच्छा जी, अब जरा नीचे देखते हैं। वी हैव रैम एंड वी हैव HDD विच इज़ योर सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव। सही है। अच्छा जी, अब इस पे बात करते हैं। सर, एस में क्वेश्चन आता है वर्चुअल मेमोरी का? नहीं, एस में वर्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन नहीं आएगा।
सही है, सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पॉइंट आता है, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं चाह रहा, बस इसको बेसिक एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के पास होना चाहिए इसका। सही है। तो अब वर्चुअल मेमोरी को देखते हैं। सपोज करो आपके पास रैम है विच इज़ बेसिकली 4 GB। सही है, 4 GB रैम आपके पास मौजूद है। और आप लोग की जो प्रोसेस है, सपोज करो मेरे पास अराउंड 5 प्रोसेस जो है, 5 टास्क जो है रन हो रहे हैं। वन नोट खुला हुआ है मेरे पास, गूगल खुला हुआ है मेरे पास, जूम खुला हुआ है मेरे पास, स्निपिंग टूल खुला हुआ है मेरे पास, इंटरनेट चल रहा है, सब चीज़ें जो हैं ये अलग अलग टास्क है मेरे। सही है, इन सबको क्या चाहिए, इनको रैम चाहिए मेरी, ताकि उनकी प्रोसेसिंग हो सके। अब सपोज करो होता क्या है कि भाई अब मेरे पास तो जगह है ही नहीं, अब मेरी जो कंजम्पशन है वो अराउंड 6 to 7 GB है। तो अब होगा क्या कि भाई जितना डाटा यहाँ पे आएगा ये सब चीज़ें जो हैं ये ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती हैं। सही है, अब इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग A2 के अंदर, कि पेजिंग कैसे इस्तेमाल हो रही होती है वर्चुअल मेमोरी को एक तरीके से चलाने के लिए। तो वो सब एट दी एंड हम लोग डिटेल में A2 में सीखेंगे, तो कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। सही है। तो सपोज करो कि आपकी जो कंजम्पशन है वो 6 GB है, लेकिन आपके पास जो सिस्टम की आप लोग के पास मौजूद है रैम वो अराउंड 4 GB है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा 2 GB रैम की कंजम्पशन है वो कहाँ पे स्टोर हो रही है। सही है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लोगों का जो प्रोसेसिंग है वो रुक जाएगी। इसका ये मतलब ज़रूर है कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। सही है, कभी कभार ये होता है कि आप लोगों का जो पीसी है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि आप लोग रैम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जो आप लोगों की बेसिकली सिस्टम के अंदर है उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो। सही है। तो अब होता क्या है, वी यूज़ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर जगह को स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई यहाँ पे आप लोग अपनी जो भी मेमोरी है उसको, रैम की जो एक्स्ट्रा मेमोरी है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसेसिंग जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर हो रही है। सही है। अब होता क्या है कि हम लोग सपोज करो टास्क 1, प्रोसेस 1 जो है वो HDD में मौजूद था, और अभी प्रोसेस 2 जो है वो रन हो रहा था। सही है। तो अब हम करेंगे क्या कि जब भी हमें प्रोसेस 1 को रन करवाना होगा तो हम इधर से एक पेज को उठाएंगे और यहाँ पे रैम के अंदर फिक्स कर देंगे। सही है। तो ये एक तरीके से पेज रिप्लेसमेंट हो रहा होता है, और हम लोग रैम के अंदर ही एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का वर्चुअल मेमोरी का, कि हम लोग बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं एज रैम। सही है। ये हो गई आपकी मेमोरी मैनेजमेंट। नाउ वी हैव डिस्कस प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हैं, स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स E2 के अंदर। अभी बिल्कुल बेसिक आता है, और इसमें बहुत ही कोई बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि वो आप लोगों से बोलेगा कि भाई डिस्क्राइब टू, आप लोगों का डिस्क्राइब टू की, एक्सप्लेन टू की मैनेजमेंट टास्क कैरीड आउट बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। वो आपसे बोल रहा है कि भाई दो कोई पर्टिकुलर की मैनेजमेंट टास्क को एक्सप्लेन कर दो। तो आप लोग ये इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, एक प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, और भी हैं तकरीबन अराउंड 8 है आई गेस। लेट मी सी, यस 8 हम लोगों के पास की मैनेजमेंट टास्क हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो बस इनके पॉइंट्स आप लोगों को लिखने होंगे। अब वो ये भी पूछ सकता है कि भाई डिस्क्राइब मेमोरी मैनेजमेंट एज द की मैनेजमेंट टास्क विच इज कैरीड आउट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है, विच इज अराउंड 3 to 5 मार्क्स। तो आपके ये 5 मार्क्स इस चीज़ के हो गए। सही है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, ये याद करना है आप लोगों ने। चलो, अब बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट पे। नहीं नहीं, कैसे भाई, इतना आसान नहीं है। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, हम अब आपका सीपीयू जो है ना, एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसमें मैं A2 में भी बात करूंगा और अभी भी कर रहा हूँ, कि मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। मल्टीटास्किंग इस होती क्या है, हम लोग के जो अगर हम लोग सिर्फ वर्ड पे अगर बात करें मल्टीटास्किंग, तो इसका मतलब ये होता है कि एक वक्त के अंदर दो काम करना। सही है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो प्रोसेसर होता है वो एक वक्त के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है, दैट्स इट। आपका प्रोसेसर, फिर गौर से सुनो, आपका प्रोसेसर एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो अब ये मल्टीटास्किंग हम लोग कैसे कर रहे होते हैं, मैं वन नोट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जूम की क्लासेस भी कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये मल्टीटास्किंग हो कैसे रही है, इस चीज़ को समझो। कि हम लोग हर एक प्रोसेस को, सपोज करो मेरे पास प्रोसेस 1 है एंड आई हैव प्रोसेस 2। सही है, मेरे पास दो प्रोसेस मौजूद है। अब हमें क्या करना होता है, अब ये मेरा सीपीयू है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं थोड़ा बहुत हिस्सा प्रोसेस 1 का करवाऊंगा, फिर अब मैं प्रोसेस 2 को लेकर आऊंगा, फिर मैं प्रोसेस 1 को लाऊंगा, फिर प्रोसेस 2 को लाऊंगा, मिली सेकेंड्स के लिए इन सबको एक तरीके से स्केड्यूल करूंगा। स्केड्यूलिंग का वर्ड का मतलब समझो, कि स्केड्यूलिंग का मतलब क्या है। मैं सीपीयू को स्केड्यूल करूंगा कि भाई सीपीयू अब आप थोड़ा बहुत टाइम जो है अपना प्रोसेस 1 को दे दो, फिर 5 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे, 2 मिली सेकेंड्स हो जाएंगे, जितना भी टाइम होता है बर्स्ट टाइम जो कहलाता है,
फिर हम लोग उस टाइम के बाद हम प्रोसेस 2 पर आ जाएंगे। हम कहेंगे भाई अब आप 5 मिली सेकेंड्स का काम करवा लो मुझसे सीपीयू से। फिर ये हो जाएगा 5 मिली सेकेंड्स, फिर प्रोसेस 1 पे वापस आ जाएंगे। तो एक तरीके से ये प्रोसेस के दरमियान स्विच हो रहे होते हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है, कौन संभाल रहा होता है? बेसिकली आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस चीज़ की मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो मैनेजेस स्केजुलिंग ऑफ प्रोसेस, स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं अलग अलग। हम लोगों के पास राउंड रॉबिन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये सारी चीज़ें जो हैं ये देखी जाएंगी। तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैनेजेस स्केजुलिंग ऑफ प्रोसेसेस, मतलब आपका जो सीपीयू है वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस का हमने देना है और कितने टाइम के लिए इसको स्केड्यूल करना है सीपीयू को, वो मैनेज करता है। अलाउज मल्टीटास्किंग, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये इस वजह से, प्रोसेस मैनेजमेंट की वजह से हम लोग मल्टीटास्किंग एक तरीके से कर पाते हैं। सही है, हम लोग को ऐसा दिख रहा होता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है। इट हैंडल्स प्रायोरिटीज, फॉर एग्जांपल अगर इंटरप्ट आ रहा है तो वो भी एक प्रोसेस है आप लोगों का। तो इंटरप्ट जो है उसकी अगर प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम उसको पहले करेंगे। enables process to share information, हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस बिटवीन द प्रोसेस, एक प्रोसेस चल रहा है उसको हम इंटरफेयर करके दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर दें, वो सब चीज़ें जो हैं ये सब मैनेज कर रहा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसको प्रिवेंट करता है। मैनेजेस विच रिसोर्सेज द प्रोसेस रिक्वायर्स। सही है, अब ये प्रोसेस की स्टेट्स होती हैं आप लोगों की। सही है, कि रेडी स्टेट में है या ब्लॉक्ड स्टेट में है, तो वो सारी स्टेट्स होती हैं। और बेसिकली जो भी रिसोर्सेज हैं, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है उसको आपके माउस का इनपुट ज़रूरी उसको चाहिए, इनपुट आउटपुट से कोई भी उसको रिक्वेस्ट चाहिए। तो होता क्या है कि वो चला जाता है ब्लॉक स्टेट के अंदर, एक पर्टिकुलर जगह में चला जाता है आपका प्रोसेस और वहाँ पे इंतज़ार करता है अनटिल और अनलेस आपकी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट नहीं आ जाती है। सही, किस रिसोर्सेज को किस पर्टिकुलर प्रोसेस को असाइन करना, ये नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस जो है वो आपका कीबोर्ड, सपोज करो कि एक आपका स्नैपचैट जो है वो आपका कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, आपके जो मोबाइल का कैमरा है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब आप उसी मोबाइल से जूम की क्लास में अगर आप कैमरा ऑन करने की कोशिश करोगे तो वो एरर दे देगा। वो बोलेगा कि भाई ये वाला जो हार्डवेयर है, आप लोग जो कैमरे की बात करें वो अ, आपका एक तरीके से कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आती हैं कि भाई आप लोगों का जो प्रोसेस है उसको कौन कौन से रिसोर्सेज असाइन करनी है, वो सब चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं बाय यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ मोहम्मद, वो और डिटेल चला जाएगा ना फिर इसमें। सही है, वी आर डन विद टू पर्टिकुलर की मैनेजमेंट टास्क। अब तीसरा है प्रोविजन ऑफ यूजर इंटरफेस। प्रोविजन ऑफ यूजर इंटरफेस वही वाली बात जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में की थी, विच इज़ बेसिकली योर इंटरफेसेस जो कि CLI और GUI हैं, उनके बारे में बात करनी है, थोड़ा बहुत और डिटेल में बात करना है। उसके पॉइंट्स देख लो। प्रोविजन ऑफ यूजर इंटरफेस मतलब एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। हाँ, बेसिक पॉइंट्स है, बाय मेकिंग नेविगेशन अराउंड द सिस्टम ईजियर, provides facilities for user to input data, provide facilities to show output results to user, example CLI and GUI। सही है, एक बेसिकली इंटरफेस को प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिख सकते हो। भाई हार्डवेयर को इजीली कम्युनिकेट करने में मदद करता है और बाय यूजिंग आइकन्स और ये सब चीज़ें, और इट मेक्स नेविगेशन ईजियर। सर इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस बेसिकली वही जो हम लोगों ने बात की थी ना, वी हैव डिस्कस टू इंटरफेसेस, CLI एंड GUI। सही है, एक तरीके से कम्युनिकेशन मेथड कह लो उसको। सही है, मेरा और तुम लोगों का जो इंटरफेस है वो अभी फिलहाल जूम है, जो बच्चे यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं मेरा और उनका इंटरफेस जो है वो यूट्यूब है। सही है, तो ये फ़र्क होता है। अब एक यूज़र का और एक हार्डवेयर अगर आपस में कम्युनिकेट करें तो उनका इंटरफेस कौन सा, CLI या GUI। अब ये प्रोवाइड कौन करता है ये फैसिलिटीज? ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज। तो वो इनपुट लेने का भी एक्सेस देता है और आउटपुट लेने का। फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, दैट्स बेसिकली माई इनपुट डाटा, और उस तरीके से आप लोगों का अगर कोई लेक्चर देख रहे हो तो वो आउटपुट रिजल्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल CLI एंड GUI। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिख लो उसको जल्दी से ताकि आगे बढ़े। चलो बेहतरीन। Number fourth key management task is security management task। बेसिक्स, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। सेट्स अप यूज़र अकाउंट को सेट करना, उसके एक्सेस राइट्स को मेंटेन करना, यूज़र नेम और पासवर्ड्स को मेंटेन रखना, बैकअप को ऑटोमेटिक रखना,
कि ऑटोमेटिक बैकअप हो रहा है, आप लोगों का डाटा जो है वो सेव हो रहा है। सिस्टम को अगर मुझे रीस्टोर करना है टू अ प्रीवियस वर्जन, फॉर एग्जांपल अगर विंडोज़ 11 जो है वो मेरी काम नहीं कर रही, तो मैं विंडोज़ कंपैटिबल नहीं है मेरा हार्डवेयर विंडोज़ 11 के लिए, तो वो प्रोसेसिंग स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। तो अब मैं उसको रीस्टोर का ऑप्शन भी होता है मेरे पास कि भाई मैं, इफ़ यू लाइक वांट टू गो टू अ प्रीवियस वर्जन ऑफ द विंडोज़, आप उसको रीस्टोर कर सकते हो। बैकअप्स को कर सकते हो मेंटेन, किस चीज़ को बैकअप करना है किस चीज़ को नहीं करना, वो सारी चीज़ें जो हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आता है। आई थिंक नहीं है अब्दुल मना, मेरी विंडोज़ ओरिजिनल नहीं है आई बिलीव। हाँ ये तो है। मसला नहीं यार, 200 रुपये में हो जाती है, जाके कहीं से भी करवा लो। कोई ख्वारी नहीं है इतनी बड़ी। हाँ इतनी लंबी कौन करे बैठ के। लिख लिया मोहम्मद। चलो जी। चलो वी आर डन विथ 4 की मैनेजमेंट टास्क। अब हम लोगों ने 5th की मैनेजमेंट टास्क करना है, विच इज़ योर फाइल मैनेजमेंट। चलो जी, फाइल मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे एक्सप्लेन करनी है आप लोगों को। चलो जी, फाइल मैनेजमेंट। स्टोरेज स्पेस डिवाइडेड इनटू फाइल एलोकेशन यूनिट। नहीं भाई क्या हो गया। 10 है। Space allocated for particular files, maintains directory structure, specifies logical method of file storage, provides file naming convention, controls file access, specific tasks that can be performed in file, example open, delete, copy. लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फाइल मैनेजमेंट। स्टोरेज स्पेस डिवाइडेड इनटू फाइल एलोकेशन यूनिट। अब ये फाइल एलोकेशन यूनिट क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। लिखते जाओ तुम लोग। पहले लिख लो फिर बात करते हैं इस पर। Storage space divided into file allocation unit, space allocated for particular files, maintains directory structure। अब ये directory structure क्या होता है, इस पर भी बात करते हैं। Specifies logical method of file storage, provides file naming convention, controls file access, specific task that can be performed on a file, example open, delete, copy। चलो अब फाइल एलोकेशन यूनिट पे बात करते हैं। आप लोगों की जो स्टोरेज स्पेस होती है, एक पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव जो होती है आप लोगों की, एलोकेशन यूनिट साइज रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस दैट कैन बी यूज्ड टू होल्ड अ फाइल। सही है, ये आप स्पेसिफाई करते हो। सही है, ये ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। यू कैन बेसिकली चेंज एलोकेशन यूनिट। आप सेटिंग्स में जाके अपना एलोकेशन यूनिट को चेंज कर सकते हो। उसके फायदे कुछ नुकसानात हैं। एक तरीके से डायरेक्टली सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लोग जैसे जैसे अपना एलोकेशन यूनिट एलोकेशन साइड्स इंक्रीज करते हो, आपकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सही है, तो ये सब चीज़ें जो वो मैटर करती हैं, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहता है कि इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दिया जाए एलोकेशन यूनिट को, ताकि जो प्रोसेसिंग स्पीड के मुताबिक आप लोगों का डिफ़ॉल्ट पे वैल्यू आएगी वही सही रहता है। सही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के अपना जो सिनेरियो होता है उसके मुताबिक डिपेंड करता है कि आप एलोकेशन यूनिट को चेंज कर सकते हो। सही, अब आप लोग के पास एक डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर जो स्मॉलेस्ट आप लोगों की डिस्क स्पेस है जहाँ पे आप अपने एक फाइल को स्टोर कर सकते हो, उससे हम लोग कहते हैं एलोकेशन यूनिट। जो मैक्सिमम होती है वो अराउंड वेरी करता ही है, लेकिन एक मैक्सिमम अराउंड 64 KB ऐसे कुछ वैल्यू होती है, जो कि आप लोगों की एलोकेशन यूनिट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब 64 KB मिनिमम उसको सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकती है वो 64 KB हो सकती है फॉर पर्टिकुलर फाइल। सही, स्मॉलेस्ट मेमोरी फॉर पर्टिकुलर फाइल। चलो, स्पेस एलोकेटेड फॉर पर्टिकुलर फाइल्स। स्पेस एलोकेटेड मतलब आप स्पेस को असाइन करते हो कुछ फाइल्स को। मेंटेन्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता हूँ मैं अभी।
ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आप लोगों की माई कंप्यूटर के अंदर हम जाते हैं जब, तो हमारे पास और चीज़ें भी होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, उसके अंदर वी हैव अ सी ड्राइव, डी ड्राइव। अब तो ये सब चीज़ें नहीं होती, फ्लॉपी और कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, लेकिन सी ड्राइव और डी ड्राइव आप लोगों को मिल जाती है। तो हम उन डी ड्राइव्स के अंदर और एक तरीके से खोलते हैं, तो वी हैव माई डॉक्यूमेंट्स, एंड माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर और फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर और फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर और प्रोग्राम्स हैं। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए यू नीड अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मेंटेन्स बेसिक इट बेसिकली मेंटेन्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है ताकि इन सब चीज़ों को हम लोग मेंटेन कर सकें। सही है। लेकिन अगर हम लोग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसको मेंटेन करना इट्स डिफ़िकल्ट, और वो पॉसिबल ही नहीं है। सही है। तो ये कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सही है, आगे बात करते हैं। स्पेसिफाइज लॉजिकल मेथड ऑफ फाइल स्टोरेज, आप फाइल को कैसे स्टोर कर रहे हो। इट प्रोवाइड्स फाइल नेमिंग कन्वेंशन। फाइल नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, यू कैन इजीली चेंज द नेम ऑफ अ फाइल एंड यू कैन इजीली असाइन अ नेम टू अ पर्टिकुलर फाइल। इट कंट्रोल्स फाइल एक्सेस, किस पर्टिकुलर पर्सन को आपने एक्सेस देना है या नहीं देना। कुछ आप लोगों की जो ऑफिस के अंदर ये होता है कि हम लोग कुछ पर्टिकुलर फाइल्स का जो एक्सेस है उसको हम लोग एक तरीके से रिमूव कर देते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर यूजर्स। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंजीनियरिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइल्स हैं, तो हम लोग उस पर्टिकुलर पीसी पे उसको नहीं रखेंगे, उसका जो एक्सेस है उसको किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम लोग उसका एक्सेस नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेसिफिक टास्क दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ फाइल, ये सब चीज़ों को मेंटेन करता है, इनको मैनेज करता है, ओपन डिलीट करना है, कॉपी करनी है फाइल को, तो वह सब चीज़ें आप लोग की ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये। सही है जी। कह सकते हो अब्दुल मनाफ। और बात करता हूँ इसके ऊपर डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, वी आर डन विद 5 की मैनेजमेंट टास्क। नाउ वी हैव सिक्स्थ वन। सर, फाइल नेमिंग कन्वेंशन, बिल्कुल रीनेमिंग ऑफ अ फाइल, आप कुछ पर्टिकुलर नाम असाइन कर सकते हो कुछ फाइल पे। सही, जब मैं इसको पीडीएफ कन्वर्ट करता हूँ तो मैं उसका एक नेम उस फाइल को असाइन करता हूँ। हाँ, सही जा रहे हो तुम लोग को तो मजा आएगा ना, मुझसे पूछो। सिक्स्थ की मैनेजमेंट टास्क इज योर प्रिंटर मैनेजमेंट। अच्छा, अगर वो तुम लोगों से, ना ना भाई, इट डज नॉट वर्क बोथ वेज। अच्छा, अब देखो, अगर वो तुम लोगों से पूछे कि भाई एक्सप्लेन 3 की मैनेजमेंट टास्क, तो आई वुड स्टिल प्रेफर यू कि हम ऊपर वालों पे बात करें। अच्छा, देखता रहता है कि प्रिंटर मैनेजमेंट को इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस मत किया करो, इतने पॉइंट्स नहीं है आसान, कोई ऐसा मसला नहीं, करना चाहो मार्क्स में मौजूद होता है, कोई ऐसा मसला नहीं। सही है। प्रिंटर मैनेजमेंट बेसिकली आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो प्रिंटर मैनेजमेंट इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर, सेंड्स डाटा टू द प्रिंटर, हैंडल्स एरर मैसेजेस, सेंड्स कमांड टू द प्रिंटर। हम लोग प्रिंटर जो है, जब भी उसका प्रिंटर आप नया खरीदने जाते हो तो पहले ही होता था कि लाइक जो भी प्रिंटर आता था, फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर, अभी भी मुझे याद है कि हमने जब एचपी का एक इनपुट प्रिंटर लिया था, कलर प्रिंटर था, तो उसके साथ उन्होंने हमें एक सीडी ड्राइव भी दी थी। तो वी यूज दैट पर्टिकुलर ड्राइव, सीडी, टू बेसिकली इंस्टॉल द ड्राइवर। हमने प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल किया था, और जब भी किसी और पर्टिकुलर पीसी में इस्तेमाल करना था तो फिर वही सेम सीडी दूसरे में लगाओ और उसका फिर ड्राइवर को इंस्टॉल करो। हाँ, पुराने ज़माने की बात हो रही है यहाँ पे, अभी की बात नहीं है ये। यप। तो सेंस डाटा टू द प्रिंटर, हम लोग प्रिंटर को डाटा सेंड करते हैं। हैंडल्स एरर मैसेजेस, जो भी एरर मैसेजेस हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंटर आउट ऑफ पेपर, ये सब चीज़ें जो एरर मैसेजेस होते हैं ये हम लोग मेंटेन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सेंस कमांड टू द प्रिंटर दैट यू आर सपोज टू प्रिंट 2 कॉपीज, 1 कॉपी, फ्रंट साइड पे भी होना चाहिए, बैक साइड पे भी होना चाहिए, कौन से कलर्स हैं, ये सब कमांड्स होते हैं जो कि हम लोग प्रिंटर मैनेजमेंट के अंदर आप लोग के आते हैं। सही जी, लिख लिया। आई बिलीव इट वॉज लेजर जेट, यस, लेजर प्रिंटर था। लेजर जेट क्या होता है भाई। चलो, सेवेंथ की मैनेजमेंट टास्क is our interrupt handling.
जो बात है भाई। इंटरप्ट हैंडलिंग आइडेंटिफाइज भाई उस, आई गेस मुझे अभी भी याद है, उससे मैंने बिजनेस किया था भाई। नोट्स प्रिंट करके बेचे थे मैंने बचपन में। इस्लामियात के नोट्स थे, यस। उसी प्रिंटर से प्रिंट करके। इंटरप्ट हैंडलिंग, चलो भाई वापस आओ। इंटरप्ट हैंडलिंग आइडेंटिफाइज प्रायोरिटीज टू द इंटरप्ट, सेव्स डाटा ऑन पावर आउटेज। अगर आपकी पावर आउटेज हो जाती है, बेसिकली सेव्स डाटा, लोड्स अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जो बात है भाई, पैसों का शौक नहीं, बिजनेस का शौक है। लो यार थोड़ा वर्डिंग सही कर लो। जल्दी से लिखो इसको। आइडेंटिफाइज प्रायोरिटीज टू द इंटरप्ट, saves data on power outage, loads appropriate interrupt service routine. इतना पैसा नहीं है उसमें अब्दुल मनाफ। लिख लिया। The last key management task that we have to study is input output management. बात करते हैं उसके बाद। Installation of appropriate drivers, control access to the data being sent, control access to hardware, manages communication between devices. मोहम्मद ये भी कर चुके हैं हम लोग। होंडा 70 को इंश्योर करवा के चोरी करवा दें भाई, हमने किया था ये। 16,000 रुपये देने पड़े थे फिर भी। नई बाइक के लिए 16,000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा स्टिल में 16,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो वो नई बाइक आ गई थी। नई जानबूझ के नहीं करवाई थी चोरी, लाइक इट वाज, हो गई थी। Installation of appropriate drivers, control access to data being sent, control access to hardware, manages communication between devices. ये है जी आप लोगों का इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो ये जी, अब अगर वो आप लोगों से कुछ भी पूछे कि की मैनेजमेंट टास्क को एक्सप्लेन करना है, तो इनको आपको पहले याद करना है डिटेल के अंदर। सब चीज़ें पॉइंट्स को डिटेल में याद करो। और अगर टाइम हो, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर नवंबर वाले जो हैं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर मई जून वालों के पास टाइम है, तो इन पे एक चीज़ होती है विच इज़ योर क्यूरियोसिटी, इसको अपने अंदर डेवलप करो और इसके बारे में सर्च करो, रिसर्च करो। सब चीज़ें मिल जाती हैं गूगल पे कि प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है, ऐसे कौन से एल्गोरिथम्स की बात कर रहे थे सर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके सीखा करो कि भाई। और जितना तुम लोग इसके अंदर इन डेप्थ जाओगे ना और रिसर्च करोगे, मेन चीज़ है रिसर्च। सिर्फ अपने सिलेबस पे मत रहो, रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद फिर उसको याद करो, उसको फिर लिखो अपने पास। यहाँ तक हो गया सबका? अच्छा भाई, वी आर डन विद की मैनेजमेंट टास्क। अब हम लोगों ने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है। तो अब इनको देखते हैं, इनको स्टडी करते हैं। वी हैव यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या है? की मैनेजमेंट टास्क तो समझ आ रहे हैं कि भाई वो पर्टिकुलर टास्क जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। लेकिन अभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली आप लोगों के सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसको, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको बेहतर करते हैं और एक तरीके से उसको मेंटेन करते हैं और उसका जो डाटा है उसको एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। जो भी चीज़ें इन जो भी सॉफ्टवेयर्स एक कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, वो सब चीज़ें, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। अब हम लोगों ने इसके अंदर अराउंड आई गेस आई बिलीव 5 से 6 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिस्कस करने हैं। उसको स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी हाउ इट गोस। यार फालतू हो गए हैं प्राइस पॉइंट, अच्छा क्रिप्टो ने, क्रिप्टो में बस बंदा ट्रेडिंग करे डेली बेसिस पे। ओके जी, सबसे पहले आप लोगों के पास जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इट इज, उफ मेरे खुदा, क्या बात है।
we have hard disk चलो ये कह दो, हाँ ये भी कह सकते हो, दैट वर्क्स। हार्ड डिस्क फॉर्मेटर। तो ये सबसे पहले हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ योर हार्ड डिस्क फॉर्मेटर। किसी भी हार्ड डिस्क को अगर हम लोग फॉर्मेट करने जाते हैं, वो आप लोग के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको अपने डेटा को फॉर्मेट करना है, तो ये वो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आप लोग का, आपकी जो कंप्यूटर है उसको मेंटेन एनालाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच इज़ हार्ड डिस्क फॉर्मेटर। करता क्या है, जल्दी से लिखते हैं इसको हम लोग। मेक्स, साथ साथ लिखते रहो, मेक्स एग्जिस्टिंग डाटा, makes existing data inaccessible, partitions the disk into logical drives, partition the disk into logical drives, prepare the disk for initial use, prepare the disk for initial use, might search for error, sets up specified file system। चलो अब इस पर बात करते हैं। हार्ड डिस्क फॉर्मेटर क्या होता है, मेक्स एग्जिस्टिंग डाटा इनएक्सेसिबल। आप लोगों का जो भी डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो अभी मेरे पास हार्ड ड्राइव में, अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी डाटा मौजूद है, उसको इनएक्सेसिबल बनाने के लिए आई कैन ईजिली फॉर्मेट माई हार्ड ड्राइव। मैं अपनी हार्ड ड्राइव को ईजिली फॉर्मेट कर सकता हूँ, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग डाटा होगा वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, मतलब मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। सही है। बेसिकली डाटा डिलीट करने का क्या मतलब होता है, एनीवन चैट पे, जल्दी जल्दी हार्ड ड्राइव तोड़ दे उड़ा देना। आपका डाटा ये मतलब नहीं कि इरेज हो गया। जब हम, चलो सपोज करो कि ये मेरे पास एक लाइन थी, अब मैं बाय यूजिंग एन इरेजर हम इसको इरेज कर सकते हैं, ये अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी। सही है। अब इस लाइन की, जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की थी, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है। लेकिन जब आप डाटा फॉर्मेट करने की बात करते हो, उसकी एग्जिस्टेंस से क्या मुराद होता है आपका। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, बेसिकली एग्जिस्टेंस उसकी ख़त्म करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपकी हार्ड ड्राइव है और आप लोगों के पास ये एक पर्टिकुलर स्पेस है, इसका नाम है मेमोरी एड्रेस। इस मेमोरी एड्रेस है आपकी 420, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर डाटा स्टोर हुआ हुआ है। सही है। तो आपका डाटा जो है वो एक तरीके से, इसका जो एड्रेस होता है वो हम लोग फिनिश कर देते हैं अपने पास। हम लोग के पास जो डाटा है वो आपके हार्ड ड्राइव पे ही मौजूद होगा, लेकिन हम लोग उसका जो एड्रेस है उसको रिमूव कर देंगे। अब हम लोग के पास उसकी एक, चलो ऐसी बात कर लो कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक घर था और आपको उसका एड्रेस ही नहीं पता। सही है। उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, दैट डज नॉट मीन कि उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, बस आपको उसका एड्रेस नहीं पता, दैट्स इट। 420। तो बिल्कुल यही होता है, हम उसके जो एड्रेस है उनको रिमूव कर देते हैं, विच इज़ बाय विच हमारे जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है वो इनएक्सेसिबल हो जाता है। पार्टीशन, और उन डाटा, उन पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे हम लोग कोई ओवरराइड कर देते हैं डाटा। जब हम डाटा ओवरराइड करते हैं तो एक तरीके से फिर जाके वो डाटा जो वो उसकी एग्जिस्टेंस ही रिमूव हो जाती है। अनटिल और अनलेस ओवरराइड नहीं किया, आपकी डाटा एग्जिस्ट करता है। हाँ, हार्डवेयर तोड़ दो वो अलग बात है, पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। पार्टीशन द डिस्क इनटू लॉजिकल ड्राइव्स। लॉजिकल ड्राइव्स क्या होती हैं, अब एक हार्ड ड्राइव की आपके पास दो ड्राइव्स होती हैं बेसिकली, एक फिजिकल ड्राइव होती है और एक लॉजिकल ड्राइव होती है। फिजिकल ड्राइव जो कि आप लोगों के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं एक पर्टिकुलर ड्राइव के,
वो सारी चीज़ें जैसे स्पिंडल, वो हार्डवेयर के जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो फिजिकल ड्राइव एक तरीके से वो होती है जो कि फिजिकल डिवाइसेस जो आप लोग की एग्जिस्ट करती हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल ड्राइव्स। अब ये लॉजिकल ड्राइव्स क्या होती है? हार्ड डिस्क फॉर मैटर का काम ये है कि जो भी लॉजिकल ड्राइव्स हैं, एक पर्टिकुलर देखो आपके पास प्लेटर्स हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर प्लेटर्स होते हैं। अब इस सर्कुलर डिस्क को हम लोग इस सर्कुलर डिस्क पर डाटा स्टोर करते हैं, सेंटर में स्पिंडल आप लोगों का, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं, हम लोग इसको सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो सेक्टर्स में डिवाइड करूँ इसको कहते हैं लॉजिकल ड्राइव्स। सही है। तो अभी बेसिकली पार्टीशन, हम अपने डिस्क को पार्टीशन करते हैं, ये लॉजिकल ड्राइव, ये लॉजिकल ड्राइव। तो हम लोग सेक्टर्स के अंदर, और कंसेंट्रिक ट्रैक्स होते हैं इसके अंदर, कंसेंट्रिक ट्रैक्स मतलब सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक डाटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे हार्डवेयर के अंदर। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लो। तो हम उसको अपने हार्ड ड्राइव को, एक जो उसका प्लेटर है, उसकी जो डिस्क है, उसको हम लोग एक सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। आपको जो लोकेशन पता चल जाती है ना मोहम्मद, किस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको डाटा मौजूद है। उसके अंदर और सर्कल सर्कल सर्कल्स, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक ट्रैक्स। ओवरऑल मतलब लोकेशन पता चल जाती है ना। अच्छा, हार्डवेयर फॉर्मेटर का फ़ायदा क्या है भाई? अगर कोई एक नई, चलो इसको डिस्कस करते हैं। इसका फ़ायदा ये है, इट बेसिकली प्रिपेयर्स द डेस्क फॉर इनिशियल यूज़। उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग फॉर्मेटर इस्तेमाल करते हैं। सही, अगर कोई एरर आपके पास आ गया एक हार्ड ड्राइव के अंदर, तो हम हार्ड डिस्क फॉर्मेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आपको कम्प्लीटली रिमूव करनी है, आपके काम की चीज़ नहीं है, इंडिविजुअली डिलीट करने के बजाय यू कैन ईजिली फॉर्मेट दैट। अब होता क्या है कि देर आर लाइक सर्टेन बैड सेक्टर्स, और वो अभी हम डीफ्रेगमेंटेशन में पढ़ेंगे, हार्ड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। तो अब ये होता क्या है कि आप लोगों के पास, सपोज करो, इसको थोड़ा बहुत मैं, चलो इसको मैं डीफ्रेगमेंटेशन में ही समझाऊंगा कि डीफ्रेगमेंटेशन जब हो जाती है तो हमें आप लोगों का हार्ड डिस्क फॉर्मेटर कैसे काम आ सकता है। कुछ आप लोगों की जो स्पेस होती है वो नॉट यूजेबल हो जाती है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो स्लो हो जाती है कभी कभार वायरसेस की वजह से, मैलिशियस कोड की वजह से, तो हम लोग हार्ड डिस्क फॉर्मेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। इट माइट सर्च फॉर एरर्स, इट प्रिपेयर्स द डिस्क फॉर इनिशियल यूज, इट सेट्स अप स्पेसिफाइड फाइल सिस्टम, लाइक फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हार्ड डिस्क फॉर्मेटर के अंदर इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर देते हैं। चलो जी, ये हो गया आप लोगों का नंबर 1 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ वी हैव टू डिस्कस हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंट है। मैं देखता हूँ उसको, अब्दुल मनाम। हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिफ्रैगमेंटर, हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटर। सही है। इस हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटर के बारे में कंटेंट जो पहले वो लिख लो, फिर इसके बारे में मैं डिटेल में समझाता हूँ। इट reorganizes the disk content. It reorganizes the disk content. It moves split files. It moves split files so they are contiguous. So they are contiguous. Creates a large area of contiguous free space. चलो, contiguous free space। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये वर्ड क्लियर हो जाता है देन आई इजीली बी एबल टू एक्सप्लेन यू हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो जो वर्ड है वो है कंटिगुअस। सही है।
कंटिग्यूस का सपोज करना, उसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग पोल्स को थोड़ा बहुत देखो। जो हम लोग के पास पोल्स होते हैं लाइट के मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, सही है। हाईवे के ऊपर जो पोल्स हैं वो बेसिकली नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं, दे आर बेसिकली इन अ कंटिग्यूस मैनर, कि एक पोल है फिर उसके बाद दूसरा पोल है। या अगर हम बहरिया टाउन की बात कर लेते हैं तो उसमें जो हाउसिंग की जो उनकी प्लानिंग होती है वो कंटिग्यूस फॉर्म में उनके हाउसेज होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। तो बिल्कुल यही सेम सिनेरियो हम लोग इसमें अब डिस्कस करेंगे कि हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटर के अंदर हम लोगों को जो कंटिग्यूस जो वर्ड है ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सही है, पहले इसको लिख लो, मैं इसकी डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ भाई टाउन में नहीं भाई, इतनी अमीर पार्टी नहीं है, भाई टाउन में नहीं रहते भाई, टेंशन मत लो। ओके जी। अच्छा, डिफ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती कैसे है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखो सपोज करो कि इनिशियली आपने यहाँ पे डाटा स्टोर किया हुआ था। सपोज करते हैं कि ये सब डाटा आपके पास स्टोर हुआ हुआ था, ये सब डाटा स्टोर हुआ हुआ था। जो मैंने अभी येलो से लाइन, इसको चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द कलर। ये भी दिख नहीं रहा, आई थिंक पर्पल वुड बी गुड। ये जो मैं पर्पल से लाइन बना रहा हूँ ये बेसिकली मेरे पास, आप लोगों के पास डाटा यहाँ पे मौजूद था, सही है। और एक ये भी ब्लॉक था जो कि मेरे पास डाटा यहाँ पे भी स्टोर हुआ हुआ था। अच्छा, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये एक प्लेटर है, और प्लेटर जो है वो सेक्टर्स, और सेक्टर्स जो है वो एक तरीके से ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं बिकॉज ऑफ अ कंसेंट्रिक ट्रैक। कंसेंट्रिक ट्रैक क्या होता है, एक सर्कल फिर उसके अंदर सर्कल फिर उसके अंदर सर्कल फिर उसके अंदर सर्कल, तो इसको कहते हैं कंसेंट्रिक ट्रैक, सही है। तो जो सीडीज के अंदर आप लोगों को मिलता है, सही है। तो अब ये जो सेक्टर्स हैं हम लोगों के, अब इसके अंदर हर ब्लॉक्स के अंदर मेमोरी स्टोर हुई हुई होती है। ये सब बॉक्सेस हैं जहाँ पे हम लोग मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, सही है। तब इनिशियली मैंने तुम लोगों को कहा कि यहाँ पे डाटा स्टोर हुआ हुआ था इस पूरे ट्रैक के अंदर, जो पर्पल से मैंने लाइन बनाई है। लेकिन बाय टाइम होता क्या है, इनिशियली देखो जब स्टार्टिंग में आप हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सही है। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता रहता है, आपका टाइम गुजरता रहता है, और बाय टाइम आपकी जो हार्ड ड्राइव है, आपकी जो हार्ड ड्राइव प्रोसेसिंग है, कोई भी अगर आप चीज़ लोड करते हो मेमोरी से तो उसमें टाइम लग रहा होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, चीज़ तो सेम ही है, कोई भी चीज़ उसमें मसला नहीं आई, गिरी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर ऐसा क्या हो रहा था कि वो स्लो हो जाती है। आप लोगों का बेसिकली मसला आ रहा होता है इस चीज़ का कि वो जो स्पेस होती है वो कंटिग्यूस नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल ये अब स्पेस जो है वो खाली हो चुकी है, सही है। अब मुझे इसको इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल, आपकी जो डाटा है वो एक तरीके से कंटिग्यूस नहीं है, वो सब स्प्रेड हुआ हुआ है। आप कुछ डाटा यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ था, एक ये डाटा अब आप लोग का बच गया, बाकी जो है वो डिलीट हो चुका है, सही है। यहाँ पर डाटा ये सब डिलीट हो चुके हैं। तब आप लोग के पास जो आप लोग की स्पेस जो है, जो एक तरीके से या तो इसको फ्री स्पेस कह लो, या इसको फ्री स्पेस कंसिडर कर लेते हैं, ये आपकी फ्री स्पेस है, तो ये बाकी जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हुई हुई है। सिर्फ ये जो फ्री स्पेसेस रह गई हैं आपके पास, कुछ फ्री स्पेसेस, ये फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, हमारे पास फ्री स्पेस तो है लेकिन सब स्प्रेड हुई हुई है, सही है। तो अब इसको हम करते क्या है, इसको हम डीफ्रेगमेंटेशन करते हैं और इस पर्टिकुलर स्पेस को एक साथ लेकर आते हैं। तो ये आप लोगों की हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होती है। दे बेसिकली क्रिएट अ लार्जर एरिया ऑफ कंटिग्यूअस फ्री स्पेस, ताकि हम लोग की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका जो आर्म होता है एक हार्ड ड्राइव को रीड करने के लिए, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, उसने एक ये वाला सेक्टर रीड, ये वाला ब्लॉक रीड किया, और वो रीड करे जा रहा है, 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 फिर उसको जाके ये वाला उसको ब्लॉक मिलेगा। तो इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो जाहिर सी बात है कम हो गई, सही है। लेकिन अब अगर सपोज करो कि एक डाटा था वो मेरा एक कंटिग्यूस मैनर में स्टोर हुआ हुआ था, तो अब जो मेरा आर्म था उसने एक कंसेंट्रिक ट्रैक को रीड किया, फिर दूसरे कंसेंट्रिक ट्रैक को रीड किया, जैसे ही उसको डाटा मिला अब उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, और इसमें कोई पॉज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दे आर कंटिग्यूस, सही है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो फ्री स्पेस को हम लोग कंटिग्यूस बनाते हैं, या हम लोग एक तरीके से जो यूज्ड स्पेस है उसको भी कंटिग्यूस बनाते हैं बाय यूजिंग हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटर। सही है, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला हो तो अभी बताओ। लिख लो इन 3 पॉइंट्स को जल्दी से, सही है। हार्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया। नाउ वी आर सपोज टू स्टडी डिस्क कंटेंट एनालिसिस स्लैश डिस्क रिपेयर। लेट्स सी। थर्ड utility software, which is disk
content disk content analysis / disk repair. अच्छा, तुम्हारा अब्दुल मन्ना भाई का सवाल था कि ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं? यस, दे आर प्री इंस्टॉल्ड। मतलब इंस्टॉल जब आप विंडोज को इंस्टॉल करते हो, जब आप इनको एक तरीके से वो करवाते हो। बाय द वे जैन भाई, आप जिंदा हैं? तो मुझे दिखा ही नहीं बंदा। हेलो जैन भाई, यू अलाइव ब्रदर? चलो शुक्र है। आपके ख्याल से बेस्ट मेथड क्या होगा टू रिमेम्बर ऑल ऑफ पेपर वन? यार छुट्टियां बना के लेके जाओ, दैट्स इट। भाई कुछ भी नहीं है, तुम लोग तो बहुत खुश नसीब हो। तब ये सोचो कि सब चीज़ें समझ आ रही हैं तुम लोगों को। मैं बता रहा हूँ तुम लोग बहुत खुश नसीब हो कि भाई तुम लोग की समझ आ रही है कि क्या चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। जब मैंने याद किया था, मैंने फुल ऑन रट्टा मारा था। अच्छा ये होता है कंटिन्यूअस फ्री स्पेस, तो ये वो 15-20 दफा याद करके रिऑर्गेनाइज द डिस्क, रिऑर्गेनाइज द डिस्क, मूव स्प्लिट फाइल्स विद कंटिन्यूअस, क्रिएट्स अ लार्ज एरिया ऑफ कंटिन्यूअस फ्री स्पेस, ये वो, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, बिकॉज देयर वाज नो कंटेंट। अपने ज़माने में मैंने रट्टा मारा था इसको, और मुझे तो ये पता ही नहीं था कि लॉजिकल ड्राइव्स की होती हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग डाटा इनएक्सेसिबल कैसे होता है, जब याद करो जाओ। अब चीज़ों को तुम लोग रिलेट कर सकते हो। डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे रिवाइज करो, सब भूल जाओगे वरना। इतना टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगते हैं बस। एक चैप्टर में 5 से 10 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, दैट्स इट। चलो, डिस्कॉन्टेंट एनालिसिस 1 चैप्टर एवरी डे, या मोर देन इनफ, बहुत है। चेक फॉर एनी एरर, check for any error, resolves। अभी हमारे पास कितना टाइम है? 9:09, 1 hour, सही है। resolves, हाँ ते मजे से बोल रहे हो ना, बहुत टाइम। मुझसे पूछो बेटा, मैं सोया तक नहीं हूँ अभी तक, पूरे दिन से जाग रहा हूँ, पूरी रात जागा हूँ। सर से बस कर दो टोपियाँ, टोपियाँ किसी और को। 1 मिनट भी नहीं सोए तुम हैं? टोपी। हाँ ना, तो सोए तो थे ना, मैं तो वो भी नहीं सोया हुआ। retrieve files from damaged disk, पेपर की कर रहा हूँ। files from damaged disk, marks bad sector on the disk, नहीं नहीं पढ़ो, बड़ा मजा आ रहा था ना तुम्हें तो। पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। अच्छा जी, डिस्क कंटेंट एनालिसिस / डिस्क रिपेयर, ये भी आप लोगों का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बहुत बेसिक है सब चीज़ें, इट बेसिकली चेक्स फॉर एरर्स। और जो मुझे समझाना है ना, रिजॉल्व एनी एरर्स ऑन द डिस्क, कोई भी अगर डिस्क के ऊपर एरर होगा
तो हम उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट रिट्रीव्स फाइल्स फ्रॉम डैमेज डिस्क। अगर कोई आपकी डिस्क टूट जाती है देन इट कैन ऑल्सो रिट्रीव द फाइल्स। मार्क्स बैड सेक्टर ऑफ द डिस्क। देखो बाय टाइम जो होता है आप लोग की हार्ड ड्राइव के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं जो कि आप लोग उसको अब डाटा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कुछ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, कुछ आप लोगों का एयर ब्लॉक हो जाती है या कुछ भी ऐसा रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से आप लोग उस पर्टिकुलर स्पेस में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में अब अगर आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते तो उस हम सेक्टर को हम लोग एज अ बैड सेक्टर उसको मार्क कर देते हैं और वहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर नहीं करते हैं। दैट्स इट। ये आपका काम है डिस्क कंटेंट एनालिसिस स्लैश डिस्क रिपेयर का। उसका एनालिसिस भी करता है, रिपेयर भी। फोर्थ utility software that we have is virus checker. फोर्थ है और फिफ्थ, सिक्स्थ, बस 6 हैं। 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है। सही। सॉगी बोलते हैं मोहम्मद, ठंडे होके सॉफ्ट नहीं बोलते। वायरस चेकर, वायरस चेकर की बात करते हैं। इट बेसिकली scans for scans files on a computer for malicious code. Scans files when they enter, when they enter accent क्या, बस आर टेढ़ा कर दो और क्या। enter the system like when memory check is inserted, sets up, can have some photo. Sets up a schedule schedule for virus checking, delete virus, regularly updates virus definition. चलो जी, वायरस चेकर के ऊपर बात करते हैं। जो भी आपका मैलिशियस कोड आपके कंप्यूटर सिस्टम पे होता है उसको स्कैन करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। इट स्कैन्स फाइल्स। जब भी कोई भी सिस्टम के अंदर आपकी यूएसबी, आप अगर मेमोरी स्टिक मतलब यूएसबी अगर आप अपने एक तरीके से कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ तो उसको स्कैन करता है। जो डाटा आ रहा है उसको स्कैन करता है, जो डाटा जा रहा है उसको स्कैन करेगा। इट बेसिकली सेट्स अप स्केड्यूल फॉर वायरस चेकिंग। वही रात के 2 बजे मैं वायरस चेकिंग की स्केड्यूल्स करूँगा और उनको चेक करूँगा कि कोई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वायरस मौजूद है या नहीं है। और अगर वायरस होता है तो उसको डिलीट करता है। इट रेगुलरली अपडेट्स वायरस डेफिनेशन। मतलब देखो टाइम बाई टाइम जो है वो आप लोगों के वायरसेस जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो उसके मुताबिक क्या है, नए नए वायरसेस आते हैं तो उनके जो एंटी वायरसेस होते हैं उनके लिए हम लोग को एक तरीके से अपने एंटी वायरसेस को, अपनी जो
वायरस की डेफिनेशन जो कहते हैं हम लोग, जिस चीज़ को वायरस कंसिडर करते हैं उसको हम लोगों ने रेगुलरली बेसिक्स पे एक तरीके से बेहतर करना होता है, अपडेट करना होता है। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है कि अगर आपके ऐसे वायरसेस हैं जो कि नहीं आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स हैं जो कि रेप्लिकेट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी जो डेफिनेशन है, एंटीवायरसेस जो हैं उनको हम लोग एक तरीके से अपडेट करते हैं। तो ये मतलब है आप लोगों का रेगुलरली अपडेट्स वायरस डेफिनेशन का। 4 हम लोगों ने 4 टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लिया है। नाउ वी हैव बैकअप सॉफ्टवेयर, इसको देखते हैं। Fifth utility software, which is your backup software. Backup software. Okay जी, basic concept, create a copy एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे create a copy of the एक तरीके से पीसी क्या होते हैं, हम लोग की जो पीसी की डेफिनेशन है वो सही नहीं है। मोबाइल इज ऑल्सो योर पीसी। मैंने उसको जब पढ़ा रहा था ना मैंने उसको चेंज कर दिया था, लेकिन नोट्स भी चेंज नहीं किया था मैंने। मैं कहा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। create a copy, nah, not going to do that. Create a copy of the content of the disk. Creates a copy of the content of the disk. Can be set up to automatically back up, allows user to decide what is backed up, what is backed up, allows off-site backup, may encrypt backed up files, may encrypt backed up files, restores data if necessary. Restores the data if necessary. चलो जी, ये हो गया बैकअप सॉफ्टवेयर। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। आपकी जो डिस्क है उसका हम लोग एक और कॉपी बनाते हैं और उसको हम लोग ऑफ साइट स्टोर कर देते हैं, ताकि अगर आपका एक डिस्क के अंदर से डाटा कोई अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड आ जाता है या फायर वायर सिस्टम कुछ भी ऐसा मसला आ जाता है, तो आप लोगों के पास एक और डिस्क मौजूद है जहाँ पे आप लोगों का कंटेंट जो है वो सेम टू सेम कॉपी हुआ हुआ है। सही है। तो जो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप लोगों के इस्तेमाल हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली बैकअप भी आप सेट कर सकते हैं अपने डाटा का, और
एक तरीके से ये यूज़र को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बैकअप करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ पीडीएफ फाइल जो है उनको बैकअप करना है, मुझे सिर्फ इमेजेस को बैकअप करना है, दैट्स इट। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको यूज़र जो है उनको खुद सेट कर सकता है। ऑफ साइट बैकअप किसे कहते हैं, ऑन साइट बैकअप किसे कहते हैं? ऑन साइट बैकअप होता है कि जिस पर्टिकुलर डिवाइस का बैकअप आपने किया है वो आप उसी जगह पे ही स्टोर कर दो। फॉर एग्जांपल आपने एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो, ऐसी बेवकूफ़ी समझ लो, मतलब आपने लॉकर लिया और लॉकर को उसने अपना जो भी आपने कैश था, जो भी चीज़ थी आपने उसके अंदर रखी और आपने अपनी चाबी उठाई और उसको वहीं पे उसके साइड में रख दिया। सही है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आप लोगों को। तो इसको कहते हैं ऑन साइट बैकअप। मतलब आपने डेटा बैकअप तो कर लिया लेकिन आपने उसको वहीं पे स्टोर कर दिया। मतलब अगर एक पीस ऑफ बैकअप आपका फायर की वजह से, एनवायरमेंटल हैजर्ड की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसी के साथ उसी पर्टिकुलर जगह पे आपका दूसरा बैकअप भी मौजूद है। सही है, तो आपका एक तरीके से वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम लोग ऑफ साइट बैकअप किसे कहते हैं? ऑफ साइट बैकअप ये होता है कि आपने एक डाटा जो है वो आपने एक पर्टिकुलर जगह पे रखा हुआ है और जो आपकी साइट है, जो आपकी जगह है, उससे आपने हट के दूसरी जगह पे आपने दूसरा बैकअप स्टोर किया हुआ है। तो अगर एक जगह पे आपको कोई हैजर्ड्स होते हैं या इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो हम दूसरी जगह से जाके जो हम लोगों ने जहाँ पे डाटा स्टोर किया हुआ था वहां से हम लोग ये चीज़ लेकर आ सकते हैं। भाई ऐसे लॉकर्स नहीं, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? ये सवाल है। लॉकर्स तो ऐसे होते हैं जहाँ आपने लॉक किया और चाबी वहीं रख दी। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, घर लॉक किया और आपने वही चाबी उठा के थोड़ा बहुत छुपा दिया अपने गमले के नीचे, जूतों के अंदर। वही वाली बात हो गई। क्या? ये तो सब करते हैं, तो क्या है। तो ये जी, ये हो गया आप लोग का। नाउ यू हैव योर लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच इज, क्या हम करते हैं भाई ये तो, घर की चाबी उठा के कहीं डाल दी। क्या? इसमें कौन सी बात है यार? कभी जूतों के अंदर डाल के रख लो, कोई किसी और को नहीं मिलेगी, आपको तो मिल जाएगी ना। नाउ यू हैव sixth utility software and your last utility software that you should know, which is file। बेटा आपको मेरे घर का रास्ता पता होगा तो फिर आओगे ना यहाँ पे। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। मेरे नाम के अलावा तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, फिर तुम लोग कैसे ये कह सकते हो? सर वेरिएबल पता नहीं यार, बस नाम पता है तुम लोगों को बस। मार्शमैलो 2.0 फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। क्या पता, नाम भी नहीं सही बता। हाँ, ये भी हो सकता है। फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी जल्दी से देखते हैं। कंप्रेस। नाम ही बताते। compress and decompress files। पढ़ते चले जाओ, दैट्स इट। क्या करोगे घर भर जान के तुम लोग। infrequently used। saves space and hard disk।
ऑन है भाई, ऑन है, रिमाइंड करवा देना। चलो जी, लास्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज योर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेस एंड डीकंप्रेस फाइल्स को छोटा करता है, एक तरीके से उनको कंप्रेस करता है, जो कि आप लोग कंप्रेशन टेक्निक्स को स्टडी करते हो इन योर ई एस एज वेल, और ओ लेवल में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करते हो। रन लेंथ एनकोडिंग वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हो। वो सब चीज़ें जो फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी के अंदर आती हैं। उसको कंप्रेस करना, उसको डीकंप्रेस करना, जो कि फाइल्स आपके फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं हो रही होती हैं, हम उनको कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी मदद से आप लोग की जो हार्ड डिस्क में जो स्पेस है ना वो एक तरीके से बच जाती है। तो ये हो गया जी आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ की मैनेजमेंट टास्क एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोग की जो प्रोग्राम लाइब्रेरीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सही है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।